हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर 10 देखेंगे। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में श्वसन। ठीक है बच्चों, तैयार हो आप सभी? कॉपी पेन आप सभी ने निकाल लिया है? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप देख रहे हैं बायो गुरुजी। बच्चों, शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को जब भी देखें तो पूरा देखें, ठीक है, बिना स्किप किए हुए देखें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों? ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जीवों में श्वसन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि श्वसन क्या होता है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? श्वसन की क्या परिभाषा है हम लोग देखते हैं, ठीक है। Respiration is a biochemical process in which complex food material is broken down into simpler forms with the help of oxygen gas. ठीक है, ऑक्सीजन गैस की सहायता से जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है शरीर के अंदर, जैसे ग्लूकोज है, तो उसका विखंडन होता है सिंपलियर फॉर्म्स में, ठीक है, और उससे फिर एनर्जी की प्राप्ति होती है। आगे हम लोग रिएक्शन देखेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, लिख भी दे रहा हूं। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which complex food materials like glucose is broken down into simpler forms with the help of oxygen gas, and in this process and energy is released. Simply लिखिए, energy is released, ठीक है, एनर्जी निकलता है। तो श्वसन क्या है? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जैसे ग्लूकोज का जो है विखंडन होता है सिंपल फॉर्म्स में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, एंड एनर्जी इज रिलीज, ऊर्जा इससे उत्पन्न होती है जिसका हम लोग दैनिक अपने क्रियाकलापों में इस्तेमाल करते हैं उस ऊर्जा का। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन चैप्टर, उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं विभिन्न सोर्सेज से, या तो प्लांट सोर्स से या एनिमल सोर्स से। तो वो भोजन तब तक हमको एनर्जी नहीं देता जब तक हम रेस्पिरेशन नहीं करते, ठीक है। ओके, तो ये हो गया रेस्पिरेशन की परिभाषा। अब देखो, जनरली लोग ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन मान लेते हैं। ब्रीदिंग,
ब्रीदिंग क्या है? व्हाट इज ब्रीदिंग? सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कंबाइंड रूप में ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस हमने लिया, सांस लेने के रूप में हम लोग क्या लिया? सांस के रूप में हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं ऑक्सीजन लेते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको ब्रीदिंग कहते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है। 1 मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं? लगभग 14 से 18 बार। ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य में जो है लगभग 14 से 18 बार श्वसन की क्रिया, ब्रीदिंग की क्रिया होती है। ठीक है, जिसको ब्रीदिंग रेट भी कहते हैं। ब्रीदिंग रेट 1 मिनट में एक्सहेलेशन और एक्सहेलेशन जितनी बार हम करते हैं। ठीक है, तो एक बार इनहेल और एक्सहेल किए तो उसको एक काउंट करते हैं। तो ऐसे कुल मिला के लगभग 14-15 बार या 16 बार हम लोग 1 मिनट में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, उसको ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। अब हम लोग ये जानते हैं कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ओके, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक पहला, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड दूसरा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। When respiration takes place in the presence of oxygen gas, then it is called aerobic respiration. जब रेस्पिरेशन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तब इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। When respiration takes place in the absence of oxygen gas, then it is called anaerobic respiration. ठीक है बच्चों, तो नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन ही बॉडी में होता है, लेकिन कभी कभी समटाइम्स जब ऑक्सीजन का डिमांड बॉडी में ज़्यादा होता है और उस अनुसार सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, ठीक है, जब हम कोई हैवी फिजिकल वर्कलोड वर्क करते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उस समय आप देखोगे कि ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का डिमांड बॉडी में बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उस कंडीशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी बॉडी में होता है। ठीक है, तो देखो दोनों का आप फॉर्मूला देख लो। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बनाएगा? पहले मैं एरोबिक वाला बता रहा हूं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी का निर्माण होगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। लगभग एक मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज टूटता है तो
38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वन मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज टूटेगा तो 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, हाई अमाउंट में एनर्जी निकलता है। लेकिन यही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इसमें भी एनर्जी बनेगा लेकिन बहुत कम एनर्जी बनेगा, 2 एटीपी एनर्जी का ही निर्माण होगा। ठीक है, बहुत कम मात्रा में एनर्जी का निर्माण होता है और लैक्टिक एसिड बनता है जो हमारे मसल्स में, टिश्यूज में जमा हो जाता है। आप देखे होंगे कभी कभी क्रैम्प आ जाता है, ज़्यादा हम भाग दौड़ करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो जो क्रैम्प है वो लैक्टिक एसिड की वजह से आ जाता है, वो दर्द जो होता है, पेन। और फिर बाद में धीरे धीरे जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है तो ये अपने आप रिमूव हो जाता है लैक्टिक एसिड और वो दर्द गायब हो जाता है, वो टेम्पररी होता है। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ईस्ट, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इसमें जब ग्लूकोज टूटेगा तो वो बनाएगा अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, प्लस ग्लूकोज जब टूटेगा H2O बनाएगा प्लस एनर्जी का लो अमाउंट में, उनको चूंकि एनर्जी की आवश्यकता होती है ईस्ट वगैरह में, इसलिए एनर्जी का फॉर्मेशन बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके, फर्मेंटेशन करके ईस्ट के माध्यम से जो है अल्कोहल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ईस्ट वगैरह का। तो इस प्रकार से रेस्पिरेशन के दो टाइप हो गए, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसको मैं डिलीट कर देता हूं। मुझे उम्मीद है आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है इसको आप समझिए। देखो बच्चों, नासिका छिद्रों के द्वारा, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के द्वारा हम लोग श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन गैस अंदर गया, प्योर ऑक्सीजन गैस हमने अंदर लिया, और जो भी उसके साथ इम्प्योरिटीज वगैरह होते हैं वो हेयर्स के द्वारा उसको रोक दिया जाता है, उसको फिल्टर कर दिया जाता है। जो नासिका छिद्रों के अंदर जो हेयर्स होते हैं उसके द्वारा उसको फिल्टर कर दिया जाता है। म्यूकस का लेयर होता है नजल कैविटी के अंदर। ठीक है, नासिका छिद्र नजल कैविटी में खुलते हैं और उसके बाद फायरिंग से होता हुआ जो श्वास है वो ट्रैकिया से होता हुआ फेफड़े के अंदर जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स के अंदर दो इस प्रकार से लंग्स होते हैं। इसको विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप। ठीक है, ये अंदर जाके फिर से ब्रांच्ड हो जाता है। ओके, ये हो गया लेफ्ट
लंग, और ये हो गया राइट। ठीक है, इसको बोलते हैं विंड पाइप या ट्रैकिया। ठीक है, जहां से हवा अंदर की ओर आती है। उसके बाद ये जो आप दो ब्रांच देख रहे हो, ये ट्रैकिया जो है ये डिवाइड हो जाता है ब्रोंकी में, इसको बोलते हैं ब्रोंकी। और ये फिर जाके और छोटे छोटे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स से फिर छोटे छोटे बहुत ही महीन सैक लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड होते हैं, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। जितने भी ब्रांचेज आप देख रहे हो, देयर आर many branches in both the lungs, and both the lungs have very small sac-like structures, and these sac-like structures are called, बताओ, alveoli। alveoli इनको बोलते हैं। There are millions of alveoli are found in both the lungs, जहां पर अल्टीमेटली जो गैसियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यहीं पर एल्वियोलाई के अंदर होता है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ये जो एल्वियोलाइज होते हैं ये ब्लड कैपिलरीज से घिरे होते हैं। ठीक है, और ये ब्लड कैपिलरीज जो है वो यहाँ से ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर तक, पूरे शरीर के एक एक सेल तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। और जहां पर फिर वो केमिकल प्रोसेस होता है, ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी का निर्माण होता है। और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये फिर यहाँ पहुँचा देते हैं एल्वियोलाई से, फिर ये सीधे शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से रेस्पिरेशन की क्रिया मनुष्य के अंदर होती है। जो छोटे जीव हैं, जो बहुत ही जो निचले स्तर के जो जीव हैं, जिनमें वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, जैसे कॉकरोच हो गया, तो उनमें टीनी होल्स होते हैं उनके बॉडी में, जिनको स्पैरिकल्स कहते हैं। स्पैरिकल्स के माध्यम से, और ये स्पैरिकल्स फिर जो है ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ट्रकिया कहते हैं। तो स्पैरिकल्स के माध्यम से उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। और भी जैसे छोटे जीव जैसे लीचेज वगैरह हैं, तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो उनके स्किन से ही हो जाता है। बाहर का जो सरफेस होता है काफ़ी मॉइस्ट होता है और एयरी होता है, तो वहीं से वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा लंग्स है वो कवर्ड होता है रिब केज से। 12 पेयर्स ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द लंग्स। ठीक है, लंग्स को कवर किए रहता है रिब केज। ठीक है, और रिब केज से मसल्स अटैच्ड होते हैं, और नीचे में डायफ्राम होता है इसके नीचे। ठीक है, जो कि सेपरेट करता है लंग्स को फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। नीचे क्या है, स्टोमक है, और लीवर एक साइड में है। तो इससे बाइफर्केट करने का काम करता है ये मस्कुलर एक वॉल है या एक सीट है, जिसको हम कह सकते हैं, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, तो जब भी हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम जो है फैलता है और सिकुड़ता है, और इसके साथ साथ मसल्स फैलते हैं। ठीक है, तभी हवा अंदर जाती है और फिर बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से रेस्पिरेशन की क्रिया कंप्लीट होती है, जिसको हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो सभी एग्जाम की दृष्टि से, जो अभी आने वाला आपका एग्जाम है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो इसको बढ़िया से आप पढ़ो, समझो इस चैप्टर को, और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। फिर आगे की वीडियो में मैं और आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आज रक्षाबंधन भी है, इसलिए हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।